हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताने के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है, लेकिन संसद में आज भी हंगामे के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन, लेकिन कल भी पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ा रहा और आज भी संसद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। लंदन में राहुल के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ था कल संसद में, और आज भी ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। दूसरा दिन है, सेकंड फेज है बजट सेशन का। बीजेपी ने राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा, वहीं विपक्ष ने अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मामला उठाया, और ऐसे में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, जमकर हंगामा होता रहा। और आपको बता दें कि आज खड़गे के कार्यालय में विपक्ष की अहम बैठक भी होने जा रही है। सदन पटल के लिए रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को बकायदा एक पत्र भी लिखा है। क्या है खास इस पत्र में रवीश? जी हाँ, पत्र लिखकर रक्षा मंत्री के बयान को हटाने का अनुरोध किया है। रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, शशि थरूर भी कह रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से भी मोर्चाबंदी तेज किए जाने की कोशिश आज फिर से की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कार्यालय है उसमें एक बैठक बुलाई गई है विपक्ष के नेताओं की, जिसमें रणनीति तय की जाएगी कि आज किस तरीके से सरकार को घेरना है। बिल्कुल, दरअसल आपको हम बता दें कि लगातार जो भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल हो, तमाम लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वही कांग्रेस जो है वो लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि माफी का सवाल ही नहीं उठता। वैसे में सवाल ये है कि अगर इस तरीके से कल हमने देखा राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह पर यही जो नारे की गूंज थी वो सुनाई देती रही कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, लेकिन ऐसे में सदन की कोई भी कार्रवाई जो थी वो नहीं हो पाई। और आज का दिन भी इसी यही आसार जो है वो नजर आ रहे हैं कि आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ, लगातार हंगामा होता रहा। कल सदन की बात की जाए और आज भी आसार यही नजर आ रहे हैं कि संसद में हंगामा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की अहम बैठक जो कि चल रही है पानीपत में, 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की अहम बैठक है और 3 दिन की यह बैठक थी, जिसका आज आखिरी दिन है। आज सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिल्कुल, भाजपा को मिशन 2024 जीतने के लिए टास्क जो है वो बाकायदा दिया गया है। महिलाओं को भी शाखाओं से जोड़ने पर जोर बीजेपी देगी। सामाजिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा जो है वो रहेगी, क्योंकि इस पर भी जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, 16 मार्च तक पानीपत में रहेंगे संघ प्रमुख और 6 मार्च से पानीपत में ठहरे हुए हैं मोहन भागवत। तो 3 दिवसीय सम्मेलन जो चल रहा था मिशन 2024 के लिए रणनीति इसमें तैयार की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज इसमें होगी। साथ ही साथ जैसा कि हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ मंत्र भी दिए जाएंगे, जिसमें से एक प्रमुख मंत्र ये भी है कि महिलाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सकता है, क्या उनकी भूमिका रह सकती है। तो 3 दिवसीय ये सम्मेलन था, जिसका आज आखिरी दिन है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पानीपत में 3 दिवसीय बैठक का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और 16 मार्च तक दरअसल पानीपत में संघ प्रमुख जो है वो रहने वाले हैं और 6 मार्च से पानीपत में दरअसल मोहन भागवत जो है वो ठहरे हुए हैं। ऐसे में 2024 पर कैसे विजय हासिल करनी है, 2024 के चुनाव को कैसे जीतना है, तमाम बातों को लेकर जरा सी बात का ख्याल रख करके इस बैठक का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। महिलाओं को भी शाखाओं से जोड़ने पर जोर जो है वो इस बैठक के दौरान दिया जाएगा। साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में कैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उस पर भी जोर दिया जाएगा। जी हाँ, काफी समय से वहां पर संघ के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो पहुंच गए थे पानीपत में। 16 मार्च तक पानीपत में ही रहेंगे संघ प्रमुख, 6 मार्च से पानीपत में ठहरे हुए मोहन भागवत। और चलिए मोहन भागवत के बाद अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भोपाल में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है वो जुटी हुई है। जी हाँ, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रैली को संबोधित करेंगे। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली है। और निदा, हम ये लगातार देख रहे हैं कि जब से मनीष सिसोदिया को जेल हुई है, जब से मनीष सिसोदिया ईडी की रिमांड पर चले गए, तब से एक चीज हम देख रहे हैं कि भगवंत मान हर जगह अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। चाहे साउथ के राज्यों की बात कर ले, राजस्थान में रैली हुई, जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, वहां भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी थी। और अब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यानी भोपाल में जो रैली है उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी होंगे और साथ ही साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे। बिल्कुल, और अगर आज की रैली की बात करें, मध्य प्रदेश में चुनावी रैली है, तो इस रैली में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा रही है। तो 2 दशकों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी जो है वो काबिज है। अब देखना होगा कि ऐसे में आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के सामने आती है। जी हाँ, करीब करीब ये तो कहा जा सकता है कि दस्तक जरूर दर्ज करा रही है आम आदमी पार्टी। राजस्थान में हमने देखा, वहां तिरंगा यात्रा निकाली, अरविंद केजरीवाल कर्नाटक भी गए थे और साथ ही साथ अब भोपाल में भी रैली करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे।
तो 15 महीने छोड़कर अधिकतर समय जो है वो सत्ता पर काबिज रही है बीजेपी, ये कहना आम आदमी पार्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सरकारी कर्मचारी रहने वाले हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कर्मचारी जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं और आज से वो अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी जा रहे हैं। जी हाँ, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी विभाग ये सब बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पर हड़ताल का असर पड़ सकता है। कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच की बैठक जो है वो बेनतीजा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, दरअसल आपको बता दें कि कल सरकार की तरफ से कोई भी ठोस आश्वासन जो था वो नहीं मिला था और लिहाजा फिर आज से तमाम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया। हालांकि इस दौरान जो मुंबई वासी, जो महाराष्ट्र वासी, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अस्पताल, सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और तमाम सरकारी विभाग जो है वो बंद रहेंगे। तो पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग दरअसल ये लोग काफी लंबे वक्त से कर रहे हैं। कल सरकार के साथ बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ था तो उम्मीद थी, खबर ये आई थी कि बातचीत हो रही है, शायद कुछ हल निकल जाएगा, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और लिहाजा जो बैठक हुई वो भी बेनतीजा रही कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच। जी, और आम लोगों की दिक्कतें भी इससे काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी हैं वो निश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जैसा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी विभाग ये सब बंद रहेंगे और ऐसे में आम जनजीवन पर भी इसका असर पड़ सकता है। कल बातचीत हुई थी लेकिन वो बेनतीजा रही। तो कर्मचारी और राज्य सरकार के बीच की जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। कल सरकार की ओर से आश्वासन, कोई ठोस आश्वासन जो है वो नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अड़े हुए हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाना चाहिए, जो कि हमने देखा है कि भारत के कई राज्यों ने उनको लागू किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बड़ी खबर की बात करते हैं। मैरिटल रेप पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैरिटल रेप में सुप्रीम सुनवाई होगी आज सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि अपराध के दायरे में लाए जाने के खिलाफ भी एक याचिका जो है वो दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है एक हस्तक्षेप याचिका और मैरिटल रेप को लेकर देश में लंबे समय से चर्चा जो है वो चली आ रही है। जी हाँ, मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं, पत्नी की मर्जी के खिलाफ संबंध बनाना कितना सही कितना गलत है। फिलहाल मैरिटल रेप कानूनी तौर पर अपराध नहीं है, लेकिन इसको लेकर आज एक अहम सुनवाई होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल मैरिटल रेप कानूनी तौर पर जो है वो अपराध नहीं है। ऐसे में अगर अपनी पत्नी के साथ कोई संबंध बनाता है तो फिर उसमें गलत नहीं है। लेकिन अब जो याचिका दायर की गई थी उसमें कहा यह गया था कि अगर पत्नी की सहमति नहीं है, पत्नी की मर्जी शामिल नहीं है आपसी संबंध बनाने में, तो फिर वो रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी बात को लेकर ये बहस जो है काफी लंबे समय से चली आ रही है और अब सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है एक हस्तक्षेप याचिका और मैरिटल रेप को लेकर देश में लंबे समय से चर्चा है। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं, पत्नी की मर्जी के खिलाफ जो संबंध है वो सही है या अपराध के दायरे में, इसको लेकर सुनवाई होगी। और एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दी। आपको बता दें कि जामिया विश्वविद्यालय को नया कुलपति जो है वो मिल गया है। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो है वो जामिया यूनिवर्सिटी के नए चांसलर बनाए गए हैं। बता दें आपको कि इससे पहले नजमा हेपतुल्ला ये जिम्मा संभाल रही थी, लेकिन अब नजमा हेपतुल्ला की जगह लेने जा रहे हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। जी हाँ, सैफुद्दीन दाऊदी बोहरा समुदाय से आते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के प्रमुख हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में शामिल हैं और डॉक्टर सैफुद्दीन कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं। बता दें कि डॉक्टर सैफुद्दीन हाल ही में पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी, उनसे मिलने के लिए गए थे। 5 साल के लिए विश्वविद्यालय के बता दें कि कुलाधिपति चुने गए हैं डॉक्टर सैफुद्दीन। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तो उनकी नजदीकियां पीएम मोदी से भी बताई जा रही है और यही वजह है कि अब नजमा हेपतुल्ला की जगह उनको ये जिम्मा जो है वो सौंपा गया है। हालांकि अगर अपनी उनकी हम बात करें तो दाऊदी बोहरा समुदाय से वो आते हैं और जो 500 प्रभावशाली मुस्लिम की लिस्ट है उसमें भी उनका नाम शामिल है। और अब देखना होगा कि जब उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया है तो डॉक्टर सैफुद्दीन जो है वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएंगे। और निदा, जैसे नजमा हेपतुल्ला की बात की जाए, काफी क्योंकि एक लंबा करियर उनका कांग्रेस के साथ रहा। हालांकि बाद में सोनिया गांधी के साथ उनकी अनबन हो गई थी तो वो अलग हो गई थी वहां से, फिर उनको बीजेपी का करीबी भी बताया जा रहा था। लेकिन जो हमने तस्वीरें देखी थी कुछ दिनों पहले जब डॉक्टर सैफुद्दीन मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि करीबी जो थी उसका भी फायदा इनको मिला है, लेकिन नए चांसलर बना दिए गए हैं। और चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आ सकते हैं पुतिन। जी हां, बड़ी खबर, अहम खबर। क्रेमलिन ने दौरे को लेकर हालांकि इनकार जो है वो नहीं किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। जी हां, नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होगा।
उस दिन बाली में हुए G20 सम्मेलन में पुतिन ने बना ली थी दूरी, लेकिन पुतिन ने अपने विदेश मंत्री को बाली भेजा था। अब खबर यही आ रही है कि जब नई दिल्ली में सम्मेलन हो रहा होगा तो व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो आ सकते हैं। और भारत के साथ काफी मजबूत रिश्ते भी रहे हैं रूस में। और लगातार अगर हम बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की भी अगर हम बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ संपर्क में भी रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे बातचीत की है। बिल्कुल, तो अहम खबर, बड़ी खबर, नई दिल्ली में दरअसल G20 शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित होगा। और ऐसे में अब आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन के आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है कि पुतिन आएंगे यहाँ पर। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न्योता भी भेजा गया था, हालांकि इससे पहले बाली में भी उनको भेजा गया था, लेकिन बाली में वो खुद नहीं आए थे और वहां से उन्होंने G20 सम्मेलन से पुतिन ने दूरी बना ली थी। लेकिन अब अहम खबर ये है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां अपने विदेश मंत्री को भेजा था, लेकिन अब दिल्ली में जो होने जा रहा है नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन, उसमें पुतिन खुद शिरकत कर सकते हैं। चलिए अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर। जी हां, विधानसभा सत्र को छोड़कर दिल्ली पहुंचे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और विधानसभा सत्र चल रहा है वहां पे, उसको छोड़कर पहुंचे दिल्ली। बिल्कुल, बता दें आपको, गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में वो आज शामिल होने जा रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों की आज अहम बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बैठक बुलाई है जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड का बॉर्डर एरिया चीन के पास है, तो इसको लेकर भी सीमांत जो राज्य है उनकी बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट सत्र भी उत्तराखंड में चल रहा है और उसको बीच में छोड़कर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी दिल्ली, जहां मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह के साथ। बिल्कुल, तो ये बैठक काफी अहम, बेहद खास, क्योंकि गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है और इसमें उत्तराखंड की इस वक्त काफी अहम है, सत्र की है। लेकिन ऐसे में जब वो यहाँ पर आएंगे तो देखना होगा कि क्या खास बात उनके बीच होती है। तो सीमांत क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक आज होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बैठक जो है वो बुलाई है। चलिए उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू बजट को पेश करेंगे। बता दें आपको कि 17 मार्च को अपने कार्यकाल का पहला बजट जो है वो पेश करेंगे। 14वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बतौर वित्त मंत्री सीएम सुक्खू जो है वो आज बजट पेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, काफी टाइम के बाद वहां पे कांग्रेस की सरकार आई और बतौर वित्त मंत्री, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वही वित्त मंत्री भी हैं, तो सुक्खू जो है वो बजट पेश करेंगे और बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से लगा रखी है हिमाचल वासियों ने। तो देखना होगा कि बजट में क्या क्या नई चीजें वो लेकर आते हैं, क्योंकि सुझाव भी कांग्रेस पार्टी ने मांगे थे, सुझाव भी सुक्खू सरकार ने मांगे थे आम जनता से कि क्या बजट में होना चाहिए। 17 मार्च को अपने कार्यकाल का वो पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बीजेपी नेता और पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी की। उन्होंने दरअसल एक सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए केक कविता पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कविता को शराब की रानी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 25% वैट को घटाकर 1% कर दिया था, 35 रुपए के कमीशन को बढ़ाकर 340 रुपए कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस राज्य को लूट रहे हैं, समय आ गया है, चुनाव आ रहे हैं, उनके पास केवल 6 महीने का समय और है, जिसके बाद सीएम को गद्दी से उतारने का मौका है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हमें उसे सबक सिखाना है। हमने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन करने की सोची है, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है, जिससे तेलंगाना में भ्रष्टाचार की जगह विकास को गति मिल सके। तो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान बीजेपी नेता ने के कविता पर जमकर निशाना साधा। तो बीजेपी नेता विवेक वेंकट स्वामी ने ये तमाम बातें एक सभा को संबोधित करते हुए कही। जी हाँ, तमाम गंभीर आरोप उन्होंने के कविता के ऊपर लगाए और जो लिकर पॉलिसी रही है दिल्ली की, उसमें जो नाम आया के कविता का, उसको लेकर निशाना साधा कि वैट जो था वो 25% से 1% कर दिया गया और जो प्रॉफिट होना चाहिए था उस प्रॉफिट मेकिंग को बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको शराब की रानी कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है सत्ता परिवर्तन का। तेलंगाना की जनता को ये समझना चाहिए कि अगर तरक्की और विकास का रास्ता अपनाना है तो फिर बीआरएस का साथ छोड़ना पड़ेगा।
चलिए अगली बड़ी खबर आपको तमिलनाडु से बता रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै में एआईएडीएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडाप्पी के पनाली स्वामी के खिलाफ दायर कानूनी मामले को लेकर राज्य सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करने के लिए अन्ना द्रमुक कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मदुरै हवाई अड्डे पर एक प्रदर्शनकारी यात्री पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में एडप्पादी के पलानीस्वामी सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। प्रदर्शनकारी यात्री जो है वो एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, जिससे वहां पर जो कार्यकर्ता थे और वो नाराज हो गए और कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। तो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। पनाली स्वामी के खिलाफ जो केस दर्ज होने से काफी ज्यादा नाराजगी यहां पर जताई जा रही है और उसको लेकर जो एआईएडीएमके के जो कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। और अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के कोप्पल में असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मशहूर लिंगायत मठ का दौरा किया और बता दें आपको कि सीएम ने कोप्पल में विजय संकल्प रथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए वो कर्नाटक में मौजूद है। उन्होंने प्रसिद्ध स्थानीय श्री गवि सिद्धेश्वर मठ का दौरा किया और अभिनव गवि सिद्धेश्वर स्वामी जी से आशीर्वाद भी मांगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मठ के दर्शन के बाद उन्हें साधु का आशीर्वाद मिला है। मेरे मन में स्वामी जी के लिए बहुत सम्मान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं मठ में परिसर में खड़े होकर राजनीति की बात नहीं करूंगा। मेरे मन में स्वामी जी के लिए बहुत सम्मान है। मैं बाद में राजनीति पर फिर कभी बोलूंगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने कर्नाटक की चारों दिशाओं से विजय संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत की है और यात्रा के राज्य में कोप्पल जिले में प्रवेश के अवसर पर एक रोड शो भी आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते आगे, बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा एक बार फिर से चर्चाओं में है। मंगलुरु में कवूर में आयोजित बीजेपी विजय संकल्प यात्रा के दौरान के.एस. ईश्वरप्पा ने अजान पर विवादित टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया। यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए ईश्वरप्पा ने 1 सेकंड के लिए पास की मस्जिद से अजान सुनने पर अपना भाषण रोक दिया। लेकिन आपको बता दें कि भाषण उन्होंने रोका, लेकिन ठीक उसके बाद अजान पर ही आपत्ति उन्होंने जता दी। सुप्रीम कोर्ट के लाउड स्पीकर पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि ये आज या कल में खत्म हो जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो अजान की आवाज जब उनको आती है तो अपने भाषण को विराम दे देते हैं, लेकिन तुरंत उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की बात का हवाला देते हैं क्योंकि लाउड स्पीकर बैन जिस तरीके से किए गए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि ये आज या कल में बंद हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने राज्य की चारों दिशाओं से विजय संकल्प रथ यात्रा शुरू की है। रविवार को बेंगलुरु के होसकोटे और महालक्ष्मी लेआउट से भी विजय संकल्प रथ यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यात्रा में कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर और मंत्री एम.टी.बी. नागराज जो थे वो शामिल हुए। साथ ही साथ बताएं आपको कि विजय संकल्प यात्रा 224 विधानसभा क्षेत्रों में 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और इस दौरान राज्य के वरिष्ठ और केंद्रीय नेताओं के नेतृत्व में 150 से ज्यादा रोड शो किए जाएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चारों तरफ से विजय संकल्प रथ यात्रा बीजेपी निकाल रही है। काफी ज्यादा किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको तय करना है। 224 विधानसभा सीटें हैं उनको तय करना है। विजय संकल्प यात्रा में कई दिग्गज जो नेता है कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के वो शामिल हुए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं एफएटीएफ की रिपोर्ट की, क्योंकि इस रिपोर्ट पर लगातार सियासी घमासान जो है वो देखा जा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्टडी रिपोर्ट सामने आई है और आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर इस दौरान जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर का कहना है कि क्या पैसे और पेंटिंग के बदले दिए जा रहे थे पद्म भूषण। बड़ा सवाल अनुराग ठाकुर ने उठा दिया कि क्या पैसे देकर पद्म भूषण बेचे जाते थे। यूपीए सरकार के एक मंत्री ने एक शख्स पर डाला था दबाव। प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ में खरीदने का दबाव डाला गया था। ये तमाम सवाल जो हैं वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उठाए। बिल्कुल, हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में बैंकर या फिर राजनेता का नाम जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार सियासी घमासान मचा रही है और इस पर अनुराग ठाकुर ने कई सवाल भी पूछे हैं कांग्रेस पार्टी से और साथ ही साथ कई आरोप भी लगाए हैं कि जबरदस्ती जानबूझ करके एक शख्स पर दबाव जो था वो बनाया गया और उसी दबाव के चलते वो पेंटिंग जो थी वो खरीदी गई थी। जी हाँ, प्रियंका गांधी की पेंटिंग में बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उस शख्स ने 2 करोड़ रुपए में वो पेंटिंग खरीदी थी। और फिर क्या बड़ा सवाल यही है कि क्या फिर उसी शख्स को पद्म का सम्मान जो दिला दिया गया पद्मश्री
तो ये एक बड़ा सवाल अनुराग ठाकुर ने उठा दिया है कि क्या पैसों के बदले जो पद्म सम्मान थे वो बेचे जाते थे यूपीए के टाइम में। और इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पीएम पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी गरीबों के लिए मसीहा से कम नहीं है। पीएम मोदी ने गरीबों को कोरोना काल में फ्री राशन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ना तो पीएम मोदी ने खुद को भगवान कहा है और ना हमने उन्हें भगवान कहा है। वो भारत के लिए एक महान नेता हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा था कि आपको अपने बारे में कुछ गलतफहमियां हैं, आप सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, भगवान नहीं हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आप निर्माता नहीं है, आप सूरज नहीं उगाते। आपकी नीतियों की आलोचना देश की आलोचना करने के बराबर कब हो गई? ये सवाल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पूछे गए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अपने बारे में इन गलतफहमियों को दूर करें। अगर कैम्ब्रिज के छात्रों के सामने भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों पर चर्चा होती है तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास है। लेकिन उसी पर पवन खेड़ा के पीएम के दिए गए बयान पर यह तंज सामने आया है। चले बात अब दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में दोस्त के शव को फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। विवेक विहार में दोस्त का शव जो था वो फेंका गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में दोस्त के शव को फेंकने का मामला सामने आया है। विवेक विहार में दोस्त का शव फेंका गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, इस मामले में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि विवेक विहार में आपको बताने की एक शव जो था वो मिला था। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि दिल्ली में अब दोस्तों ने ही दोस्तों के शव को फेंक दिया था और उसके बाद में अब पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इसके पीछे हत्या के पीछे अपनी दोस्त की हत्या के पीछे इनका क्या मकसद था, पुलिस जांच कर रही है। तमाम कोशिशें जो है पुलिस की है कि आखिर इस हत्याकांड में और कौन कौन शामिल था। फिलहाल आपको बता दें कि 3 दोस्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वही 3 दोस्त इसमें शामिल बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपने ही दोस्त का शव जो था वो विवेक विहार में फेंक दिया था। बात कनाडा की करते हैं। कनाडा में 2 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। दोनों की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। बड़ी खबर आपको कनाडा से बता रहे हैं, जहां ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया और कुचलने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो हालांकि इस दौरान सड़क हादसे में इतना भीषण था कि 9 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो हालांकि 2 लोगों की जान चली गई है। दरअसल ट्रक तेज रफ्तार, इसके पीछे वजह फिलहाल बताई जा रही है कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसा हुआ है और कनाडा में 2 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 9 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, सड़क हादसा हुआ, 9 लोग इसमें घायल हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा जिसमें ट्रक से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोगों को घायल बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। मुझे और रवीश को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।